लाल कलर का पत्ता गोभी होता है अमीर लोगों के लिए ये यूजफुल मटेरियल है, वो लोग ही इसका शो ऑफ करते हैं, बाकी हम और आप जैसे जो गरीब बेचारे निढल्ले लोग उनके पास में तो हरा पत्ता गोभी है। लेकिन ये जो रेड कैबेज है ना, इसका इस्तेमाल हम करते हैं एज एन इंडिकेटर। स्वागत है आप सभी का एपिसोड नंबर 2 के अंदर, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलते हैं इंडिकेटर। यानी कोई गिवन सब्सटेंस मेरे पास में है, वो एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है, ये मेरे को कैसे पता चलेगा? उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, या फिर उसके अंदर न्यूट्रलिटी, वो कैसे पता चलता है? ये पता चलने के लिए मेरे पास में मौजूद होता है क्या? इंडिकेटर। अब बात आती है, इसको समझना है, टेक्निकली हम बात करेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि पेपर में तो डेफिनेशन लिखनी है। तो इंडिकेटर अल्टीमेटली क्या है उसको मैं यहां पर देखता हूं। इंडिकेटर सिंपल शब्दों में हम बात करें तो दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर और स्मेल। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर को या फिर अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं व्हेन इन कांटेक्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड और बेसिक सब्सटेंस। तो इंडिकेटर क्या होता है? ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर को या अपनी स्मेल को चेंज करते हैं व्हेन कम इन कांटेक्ट विद द एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। उन्हीं को मैं इंडिकेटर नाम दिया था। ठीक है, यानी एक ऐसा सब्सटेंस, मान लेते हैं इंडिकेटर ये रहा, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके कांटेक्ट में आ गया कौन? ए इसके कांटेक्ट में आ गया, तो ये इंडिकेटर या तो अपना कलर चेंज कर लेगा या फिर अपनी स्मेल को चेंज कर लेगा। ठीक है, स्मेल चेंज करे या कलर चेंज करे, कुछ भी चेंज करे, बस चेंज करना चाहिए, तो हम बोलेंगे ऐसे सब्सटेंसेस को इंडिकेटर, जो एसिड या फिर बेस के कांटेक्ट में आने पर अपने कलर या फिर अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर के कितने प्रकार होते हैं? तो बेसिकली भाई इंडिकेटर 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा टाइप होता है उसको हम बोलते हैं क्या? सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा वाला इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। 3 प्रकार के इंडिकेटर मेरे को देखने को मिलता है। ठीक है, पहला मैंने लिखा है नेचुरल इंडिकेटर, नाम से ही क्लियर है, नेचर में बाय प्रकृति हमको मिलते हैं ये। ठीक है, नेचर के द्वारा हमको मिलते हैं। दूसरा होता है सिंथेटिक, यानी कि मैन मेड, हमने जिसको बनाया है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज के अंदर हम जिसको बनाते हैं वो होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। और होता है भाई ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी से मतलब होता है स्मेल, है ना, जिसका हम स्मेल लेते हैं, खुशबू लेते हैं। ठीक है, खुशबू को प्रोवाइड करने वाले इंडिकेटर्स कहे जाते हैं ऑल्फैक्टरी। जो केमिकल्स के द्वारा बनाए गए हैं ह्यूमन मेड, वो कहे जाएंगे सिंथेटिक, और जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं प्रकृति मेड, उनको हम बोलते हैं क्या? नेचुरल इंडिकेटर। एक एक करके तीनों इंडिकेटर को हम समझते हैं, इनके एग्जाम्पल को याद करते हैं, ताकि एग्जाम में, पेपर में मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। आता है नेचुरल इंडिकेटर के पास। नेचुरल इंडिकेटर क्या है? तो ये वो इंडिकेटर है, दे आर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। जनरली ये प्लांट्स के अंदर मिलते हैं और मेरे को नेचर के द्वारा बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूं लिटमस। मैंने अभी आपको बताया, पिछला जो हमारा एपिसोड था, एपिसोड नंबर 1, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लिटमस क्या होता है ना। ये एक डाई होती है जो कि हमें लाइकन से मिलती है, और लाइकन क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस। ये सारा मैंने डिटेल में आपको बताया था एपिसोड नंबर 1 के अंदर। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के जल्दी से आप उसको देख लो और फिर लौट करके वापस इस वीडियो पर आ जाओ। तो लिटमस अल्टीमेटली मेरे को यहां मिल गया, 2 तरीके के हो गए, एक हो गया ब्लू कलर का, एक हो गया रेड कलर का। ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि हमें प्लांट से इसका कंटेंट मिल रहा है। प्लांट ऐसे बना के नहीं देता पेपर की फॉर्म में, प्लांट से निकाला गया कंटेंट हमने इस प्रकार से डिजाइन कर लिया है। ठीक है, तो कंटेंट जो इसके अंदर होता है वो प्लांट से मिलता है। दूसरा आगे एग्जांपल रेड कैबेज। रेड कैबेज हरा कलर का पत्ता गोभी तो हमने देखा हुआ है। लाल कलर का पत्ता गोभी रेयर हम देखते हैं, कम हम देखते हैं, लेकिन होता है अमीर लोगों के लिए ये यूजफुल मटेरियल है, वो लोग ही इसका शो ऑफ करते हैं, बाकी हम और आप जैसे जो गरीब बेचारे निढल्ले लोग उनके पास में तो हरा पत्ता गोभी होता है। ठीक है, लेकिन ये जो रेड कैबेज है ना, इसका इस्तेमाल हम करते हैं एज एन इंडिकेटर। ठीक है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि प्लांट से मेरे को मिल रहा है, ये भी कलर चेंज करता है। अगला आता है टर्मरिक। टर्मरिक बोले तो हल्दी। हल्दी के बारे में तो आपने सुना हुआ, काफी सुना हुआ हल्दी के बारे में, घर में रोज मसाले में डलती है। अब हल्दी अल्टीमेटली क्या है? ये भी एक इंडिकेटर है। ये एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर अपने कलर को चेंज करती है। क्या कलर चेंज होता है, कैसे चेंज होता है?
वो मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको बताता हूँ। सिंथेटिक इंडिकेटर तो वो इंडिकेटर जो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, फैक्ट्रीज के अंदर हम लोगों ने बनाए हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे तो ये हो गया मेरे पास में फिनोप्थिलीन, ये एक मैन मेड इंडिकेटर है यानी सिंथेटिक इंडिकेटर है। और एक और एग्जाम्पल है मेरे पास मिथाइल ऑरेंज, ये भी क्या है, मैन मेड इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने का है। फिनोप्थिलीन स्पेलिंग जरूर याद रखना भाई, इसकी स्पेलिंग में बच्चे गड़बड़ कराते हैं। मिथाइल ऑरेंज चलो ये तो ठीक है स्पेलिंग, फिनोप्थिलीन की स्पेलिंग में गड़बड़ी हो जाती है बच्चों से। एग्जाम्पल लिखोगे तो याद जरूर कर लो। आगे बढ़ेंगे, अगला आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर है जो अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस। These substances have different odor in acid और base। यहां पर मैं बात करता हूं ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। क्या होता है, स्मेल। तो ये अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं जैसे ये एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे एग्जांपल देखना, एग्जांपल ये लिखा है मेरे पास में अनियन। अनियन बोलते हो प्याज, जो टिक्की में डाल के हम खाते हैं, पानी टिक्की, पानी पूरी जो पीते हैं उसमें प्याज लेकर के अलग से डालते हैं, वही पानी टिक्की की मैं बात कर रहा हूं, उसमें डलने वाली प्याज की मैं बात कर रहा हूं। तो इस प्याज के अंदर एक तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, आपने देखा होगा कोई प्याज खा लेता है तो उसके मुंह से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है ना। तो बस वही कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर चेंज हो जाती है। इसके अलावा यह है मेरे पास में एक और चीज जिसको बोलते हैं वेनिला एसेंस। ठीक है, वेनिला की स्मेल, खुशबू वाला एजेंट, ये भी हमारे लिए एक इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर अपनी स्मेल को, अपनी सुगंध को चेंज कर लेता है। बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स विद एसिड और बेसिस। अलग अलग जो इंडिकेटर मैंने पढ़े हैं, मैंने कौन कौन से पढ़े, सबसे पहले नेचुरल पढ़ा, सेकंड मैंने पढ़ा सिंथेटिक और तीसरा मैंने पढ़ा ऑल्फैक्टरी। इन तीनों के जो एग्जांपल्स हैं वो एसिड और बेस के साथ में कैसे अपने कलर को चेंज करते हैं, अब मैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको पूरी एक टेबल दिखा रहा हूँ, उस टेबल के अंदर मेरे को देखने को पता है क्या मिलता है, कौन कौन से इंडिकेटर्स है, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, नेचुरल कौन सा, सिंथेटिक कौन सा, ऑल्फैक्टरी कौन सा है, और उनके एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं। एसिड के साथ वो कैसा बिहेव कर रहे हैं और बेस के साथ वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये पूरा पैटर्न मेरे को यहाँ पर देखना है। और ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, एमसीक्यू इस टेबल से पूछे जा सकते हैं आपसे, एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन भी कर लेना, स्क्रीनशॉट भी मार लेना और दिमाग के अंदर बिठाना है। और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहाँ क्या हो रहा है। कि नेचुरल इंडिकेटर की मैं बात करूंगा, सबसे पहले किसकी बात करूंगा, नेचुरल इंडिकेटर की। तो उसके एग्जांपल में मैंने सबसे पहले पढ़ा था लिटमस। क्या पढ़ा था, लिटमस। लिटमस अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है बेटा, एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। क्या, रेड कलर प्रोवाइड करता है। यानी कि मैंने आपको सिखाया था एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ABR, एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। दूसरा मैंने आपको सिखाया था BRB, यानी बेसिस रेड को ब्लू बनाते हैं, यानी अल्टीमेटली क्या बनता है, ये ब्लू कलर बनता है। तो लिटमस की बात करते हैं तो ABR और BRB मेरे को याद रखना है। एसिड ब्लू को रेड बनाते हैं और बेसिस रेड को ब्लू बनाते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास में रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। जो लाल कलर का पत्ता गोभी, उसके लीव्स को गरम करो, पानी के अंदर उबाल दो और फिर निकाल करके उसको निचोड़ लो, और जो रस निकले उसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। उस रस को अगर मैं एसिड के साथ में मिक्स करता हूं, किसके साथ, एसिड के साथ मिक्स करता हूं तो रेड कलर देता है, और उसी रस को अगर मैं बेस के साथ मिक्स करता हूं तो वो ग्रीन कलर देता है। अब बात करते हैं फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। तो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट एसिड के साथ में देता है ब्लू कलर, वहीं बात करते हैं बेस के साथ में देता है पिंक कलर। ठीक है, फिर आती है टर्मरिक, यानी हमारी कॉमन हल्दी। ये भाई एसिड के साथ में तो कोई कलर चेंज नहीं देती, येलो का येलो रहती है, लेकिन बेस के साथ में भाई अपना कलर चेंज करके वक्त बदल देती है, जज्बात बदल देती है और रेड कलर प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो हल्दी क्या करती है, टर्मरिक क्या करती है भाई, एसिड के साथ में तो कोई चेंज नहीं करेगी कलर में, लेकिन बेस के साथ में कलर चेंज करके वो रेड दे देती है। तुमने देखा होगा ना, हमारे पापा जैसे मान लो क्या होता है, शादी वगैरह होती है हमारे घरों में, तो पापा जैसे मान लो कि शादी में गए, शर्ट वगैरह पहन करके गए, तो क्या होता है उनमें हल्दी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, व्हाइट शर्ट थी पापा की, हल्दी का इस्तेमाल किया गया और ऐसे बढ़िया तरीके से 5 5 5 5 दिए गए। ठीक है, हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव दिए गए उनकी शर्ट के ऊपर, और वो शर्ट कैसी हो गई, येलो येलो, हाई फाइव से पूरी की पूरी येलो हो चुकी है।
अब मान लो मम्मी उस शर्ट को घर पर ला करके धोती हैं, उसके ऊपर डालती हैं क्या, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट होता तुम्हारा बेसिक। डिटर्जेंट कैसा होता है बेटा, बेसिक। और जैसे ही वो बेसिक यानी कि डिटर्जेंट के अंदर उस शर्ट को डालती हैं, वैसे ही वहां पर येलो कलर कन्वर्ट हो जाता है रेड में। येलो कलर कन्वर्ट हो जाता है रेड में, एक मैजिक देखने को मिलता है। क्योंकि मम्मी को एक्सपीरियंस होना पता है कि हाँ ये येलो से रेड होगी, तो वो घबराती नहीं है, डरती नहीं है। लेकिन अगर कोई नौसिखिया व्यक्ति है, बिल्कुल नया नया व्यक्ति है, उसने कभी कपड़े धोए नहीं है, पहली बार कपड़े धो रहा है, हल्दी वाले कपड़े धो रहा है, डिटर्जेंट के अंदर डालेगा और येलो से रेड हो जाएगा, वो बेचारा डर जाएगा। रेड कलर हल्दी का कन्वर्ट हो जाता है बेस के साथ में, लेकिन येलो का येलो ही रहता है अगर वो एसिड के साथ में मिक्स किया जाए। तो ये मैंने बात किया नेचुरल इंडिकेटर्स की। अब बात करेंगे हम किनकी, सिंथेटिक इंडिकेटर की, यानी कि जो मैन मेड है। उसमें मैंने एग्जांपल लिया किसका, फिनोप्थिलीन का। फिनोप्थिलीन एसिड के साथ में कलरलेस रहता है। फिनोप्थिलीन नॉर्मली कलरलेस ही रहता है, एसिड के साथ में वो कलरलेस रहेगा, लेकिन बेस के साथ में ये पिंक कलर का हो जाता है। बेस के साथ में ये पिंक कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज ये एसिड के साथ में रेड कलर का देता है कलर, ठीक है, और बेस के साथ में ये येलो कलर देता है। बेस के साथ कैसा देगा, येलो कलर देगा। फिर आता है मेरे पास में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। भाई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हैं, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसे कि खुशबू वाले, यानी कि अनियन, वेनिला एसेंस, क्लब ऑयल, इनकी मैं बात कर रहा हूं। तो अनियन की सबसे बढ़िया स्पेशलिटी है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है एसिड के साथ में बरकरार बनी रहती है, लेकिन बेस के साथ में ये गायब हो जाती है, ठीक है। सेम बात करते हैं वेनिला एसेंस की, इसकी खुशबू भी एसिड के साथ में तो बनी रहती है, बेस के साथ में गायब हो जाती है। ऐसी क्लब ऑयल जो है इसके साथ भी वही सी है कि एसिड के साथ में इसकी स्मेल रिटेन रहती है, बरकरार बनी रहती है, और बेस के साथ में इसकी स्मेल क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, गायब हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑल्फैक्टरी वाले तो बड़े इजी हैं। इसमें क्या होगा, एसिड के साथ में जो स्मेल होती है वो बरकरार बनी रहती है, बेस के साथ में या तो खत्म हो जाती है या फिर वो धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। बाकी यहां पर कलर वाले में आपको थोड़ा सा याद रखने वाली बात करनी है, और याद रखने के लिए आपको इस टेबल को रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अभी कुछ शॉर्ट्स आएंगे जिनके अंदर मैं आपको बता रहूंगा इनको याद करने की ट्रिक्स। तो चैनल का सब्सक्राइब करके फॉलो जरूर करते रहो, और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कर दो, लाइक ठोक दो, वीडियो पसंद आएगी ही आएगी। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आएगा जिसको हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पर, उन प्रॉपर्टी को बिल्कुल गांठ बांध के दिमाग के अंदर बिठा लेना, क्योंकि पेपर के अंदर आने वाला क्वेश्चन है ये। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी। जनरल इक्वेशन मेरे को बोलती है कि भाई किसी भी एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट कराने पर वहां से निकलती है क्या, हाइड्रोजन गैस। मैंने इसके अंदर HCl एसिड लिया है और जिंक मेटल लिया है, इन दोनों के रिएक्शन के परिणाम स्वरूप इसमें से क्या निकलेगी भाई, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जनरल इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है, एसिड है, मेटल मिलाया, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज हो जाएगी सॉल्ट बनने के बाद में, ओके है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए जरा, 2HCl प्लस जिंक, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के साथ में मिला दो, क्या बन जाएगा, ZnCl2, यानी कि जिंक का क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, प्लस में हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज हो रही है, क्लियर है। तो जनरल इक्वेशन के ऊपर तुमको स्ट्रेस देना है, ठीक है। स्ट्रेस किस पर देना है, जनरल इक्वेशन पर, कि एसिड को मेटल के साथ मिलाने पर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनती है। अब कोई एक एसिड ले लो, कोई एक मेटल ले लो, उसका एक सॉल्ट बना दो, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दो। एग्जांपल सिंपल है, ओके है। चलिए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट, ठीक है। मेटल का कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा मेटल, ये रही मेटल, और कार्बोनेट होता है CO3। मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये रही मेटल, और बाइकार्बोनेट बोले तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी HCO3। तो यहां पर चर्चा कर लेंगे हम इस चीज की कि क्या क्या इसके अंदर एग्जांपल हो सकता है, क्या इसकी जनरल इक्वेशन होती है। तो जनरल इक्वेशन क्या बोलेगी कि मेरे पास में एक एसिड है, क्या मेरे पास एक एसिड है, वो एसिड मिल रहा है किसके साथ, मेटल के कार्बोनेट के साथ, या फिर मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ। सेम रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, एक तो मेटल का सॉल्ट बनाएगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, प्लस में वाटर रिलीज होगा। मेटल कार्बोनेट के साथ में मेटल के
कार्बोनेट के साथ में या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ में अगर एसिड मिलता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बना देता है। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन के लिए मैं एग्जांपल की और बात कर लेता हूं। मैंने यहां पे क्या लिया, मैंने यहां पे लिया है HCl एक एसिड। ठीक है, ये मैंने लिया मेटल का कार्बोनेट यानी सोडियम का कार्बोनेट। ये दोनों के मिक्सअप से क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बन गया, ये दिख रहा है आपको NaCl बन रहा है, प्लस में ये मैंने CO2 निकाल दी और ये मैंने यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया है। बिल्कुल सिंपल सी बात, कुछ है ही नहीं इसके अंदर यार, बड़ा सिंपल है। जनरल इक्वेशन याद रखो, बाकी उसकी जगह पुट करते जाओ। एसिड कोई सा भी ले लो, मेटल का कार्बोनेट कोई सा भी ले लो, सॉल्ट बनेगा इन मेटल का और इस पर्टिकुलर के साथ में सॉल्ट बन जाएगा, मेटल का सॉल्ट बन गया। यहाँ निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तो फिक्स ही रहने वाले हैं। तो जनरल इक्वेशन याद करना, बाकी काम अपने आप हो जाता है। जनरल इक्वेशन याद करना, बाकी काम अपने आप ही हो जाता है भाई। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटालिक ऑक्साइड। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं एक पॉइंट की, और ये पॉइंट देखो मैं यहां बता रहा हूं, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये पेपर में पूछा भी जा चुका है और पूछा जाने का पूरा पूरा चांस है। क्या है कि मेटल के ऑक्साइड की यहां बात चल रही है। किसकी बात चल रही है बेटा, मेटल के ऑक्साइड की। तो मेटल के ऑक्साइड का एक कैरेक्टर होता है कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटलिक ऑक्साइड्स यानी मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि बेसिक होते हैं। तो यहां पर एक जनरल इक्वेशन याद रखना, मेटल के ऑक्साइड के साथ किसको मिला रहा हूं मैं, एसिड को मिला रहा हूं। एसिड को मैं मिलाऊंगा किसके साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो एसिड है, मेटल का ऑक्साइड मैंने बोला था कैसा होता है, ये मैंने अभी बोला ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी अल्टीमेटली बेस होगा। तो एसिड का कॉम्बिनेशन मेटल के ऑक्साइड के साथ कर रहे हो यानी कि बेस के साथ कर रहे हो, तो आंसर में क्या मिलना चाहिए, मेरे को हमेशा मिलेगा एक सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ मिलता है उसमें हमेशा आंसर क्या आता है, सॉल्ट एंड वाटर आता है। एक एसिड बेस के साथ मिलकर क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो मैंने बोला एसिड किसी मेटल का ऑक्साइड के साथ मिल रहा है यानी बेस के साथ मिल रहा है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। एंड दिस रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन हो रहा होता है, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी एपिसोड के अंदर हम आगे डिटेल में भी सीखने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली दिया हुआ है। तो मेरे को बस यहाँ पर याद रख क्या रखना है कि एसिड जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ मिलेगा तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं यानी कि बेस होते हैं, और एसिड बेस के साथ मिलता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। यहाँ तक बात आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है अपने दिमाग के अंदर। तो इसकी जनरल इक्वेशन ये लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि मेटल का ऑक्साइड एंड एसिड आपस में मिल रहे हैं और मिलकर के क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। अब इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देख लेंगे, वो क्या है, कैल्शियम का ऑक्साइड यानी मेटल का ऑक्साइड प्लस में एक एसिड है HCl, ये दोनों मिले क्या बनेगा, CaCl2 प्लस में वाटर यानी कि H2। इस प्रकार से मेरे को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल रेडी हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, और अब हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने अभी पढ़ी थी उन सबको हम एक सिंपल से फ्लो चार्ट से क्या कर लेते हैं, समराइज। तो समराइज कैसे करेंगे, ये मेरे पास में है एसिड, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, जो एसिड है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में, रिएक्ट करेगा मेटल के साथ। किसके साथ कर रहा है रिएक्ट बेटा, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। पहली रिएक्शन होगी, ठीक है। दूसरा कि एसिड मेटल के कार्बोनेट के साथ मिले या मेटल के बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिले, सेम प्रोसेस होनी है, क्या, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, दूसरी प्रोसेस होगी, ठीक है। तीसरी रिएक्शन की मैं बात करता हूं, तो एसिड अगर बेस के साथ मिल रहा है तो सॉल्ट वाटर बनाएगा, या एसिड अगर मेटल के ऑक्साइड के साथ बन रहा है तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। ये बात समझ में आ पा रही है, एसिड बेस के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, या फिर एसिड मेटल के ऑक्साइड के साथ मिलकर के भी क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि मैंने अभी अभी तो सिखाया मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं बेसिक इन नेचर। तो ये अल्टीमेटली ये वाली रिएक्शन है, ठीक है। टोटल 3 रिएक्शन अल्टीमेटली मेरे को पढ़नी होती हैं और वो तीनों रिएक्शन यहां पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो देखें जरा सिंपल शब्दों में कि एक एसिड है, पहली रिएक्शन क्या है, ये नंबर 1,
एसिड मेटल के साथ मिल रहा है, सॉल्ट वाटर बना रहा है। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ मिल रहा है, तो ये हो गई हमारी सेकंड दोनों। तो क्या बना रहा है, सॉल्ट CO2 वाटर, सॉल्ट CO2 वाटर। और तीसरा कि एसिड किसी बेस के साथ मिल रहा है या फिर मेटेलिक ऑक्साइड, जिसको हम बोलेंगे बेसिक नेचर का, तो दोनों के साथ मिलकर के सेम रिएक्शन करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये थर्ड नंबर की रिएक्शन। ठीक है, तो यहां तो बात बिल्कुल इजीली क्लियर हो चुकी है आप लोग को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसको बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? पहली प्रॉपर्टी कि रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल, बेस की रिएक्शन मेटल के साथ में। तो बेस प्लस मेटल गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बिल्कुल सेम हुआ जैसा कि हमारा पहली प्रॉपर्टी थी एसिड की। एसिड मेटल के साथ मिलती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, सॉल्ट बनाती है। बेसिस भी जब किसी मेटल के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और एक सॉल्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेंगे तो NaOH ये हो गया हमारे पास एक बेस, और Zn जिंक क्या हो गई हमारी एक मेटल हो गई। दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा, Na2ZnO2, यानी कि सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाती है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस हो रही है जैसा कि एसिड ने मेटल के साथ किया। दूसरी जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल का कार्बोनेट और मेटल का बाइकार्बोनेट, जो कि हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था मेटल, वो क्या बोलते हैं, एसिड के अंदर भी। तो वहां पर क्या क्या बन रहा था, वहां पर हमने देखा था CO2 निकल रहा था, वाटर निकल रहा था और एक सॉल्ट बन रहा था। यहां पर क्या होता भाई, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई रिएक्शन ही देखने को नहीं मिलती। किसी बेस को जब मैं मेटल के कार्बोनेट के साथ या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स करता हूं तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। यहां तो बात क्लियर है। अगला, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल के ऑक्साइड, किसी भी बेस की रिएक्शन विद नॉन मेटल का ऑक्साइड। यहां मैं पहले एक और पॉइंट आपको याद कराऊंगा, वो पॉइंट वही है जैसा मैंने पहले बताया था, उसी का उल्टा पॉइंट रहेगा ये। अब आप यहां पर क्या याद कर सकते हो कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर। जैसे कि नॉन मेटल क्या है, CO2, ये क्या होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये कैसा हो गया, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये भी क्या हो गया, एसिडिक इन नेचर। तो सिमिलर पैटर्न में हम बात करेंगे। तो एग्जांपल लाइक नॉन मेटल के ऑक्साइड बेस के साथ मिलकर सॉल्ट वाटर बना रहे हैं, मतलब ये रहा नॉन मेटल का ऑक्साइड। क्या है ये, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है, बात तो समझना। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसे होता है भाई, ये होते हैं एसिडिक इन नेचर। इसको मैं बेस के साथ मिला रहा हूं, तो एसिडिक बेस के साथ, यानी एसिड बेस का कॉम्बिनेशन क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो अभी अभी हमने पढ़ी थी पिछली स्लाइड में। तो मैंने क्या कहा, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, वो बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ये जनरल रिएक्शन हो गई जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम दे सकते हैं। और अब इसका मैं एग्जांपल भी आपको बता देता हूं। एग्जांपल यहां देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो एग्जांपल ये रहा, देखना, ये रहा भाई नॉन मेटल का ऑक्साइड CO2, ये क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है, ये एसिडिक, ये बेस, एसिडिक, ये बेस, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक, और ये बेस, एसिड बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। बन गया सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो ये मेरे को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अभी मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उनकी हम समरी देखते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पर। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करेंगे कि मेरे पास में क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। तो बेस को, किसको, बेस को मैं मिला देता हूं किससे, मेटल के साथ में, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जस्ट जैसे हमने एसिड के लिए किया था। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी। बेस को मेटल कार्बोनेट के साथ मिलाओ या मेटल के बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाओ, ये सेकंड प्रॉपर्टी है जिसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसी बेस को मैं एसिड के साथ मिलाता हूं, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता हूं। इसी बेस को मैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स यानी कि एसिडिक कैरेक्टर वाले ऑक्साइड के साथ मिला रहा हूं, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई जिसका आंसर मेरे को मिलेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और बनेगा सॉल्ट वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी की समरी ऑफ बेसिस
इससे पहले हमने समरी देख ली थी एसिड की, तो एसिड और बेस दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज मेरे को बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है, दिमाग के अंदर बिठा लेनी है, तो ये सारी एक्टिविटीज इन प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बेस्ड। जो एक्टिविटीज यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी एक्टिविटीज अल्टीमेटली परफॉर्म की गई हैं मेरे द्वारा ही। इसी चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल सकती हैं सारी की सारी एक्टिविटीज, जहां पर मैं खुद उनको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आपको समझा रहा होता हूँ कि क्या क्या उसके अंदर हो रहा है। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी एमसीक्यू की फॉर्म में मैंने एक्टिविटीज के साथ में आपसे पूछा हुआ। अब बात करते हैं हम किसकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। ये क्या होती है? When acid reacts with base to form salt and water, then the reaction is called neutralization reaction. सबसे सिंपल रिएक्शन पूरी केमिस्ट्री की यही है कि भाई आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल क्या करना होता है, एक एसिड लेना है। क्या लेना बेटा? एक हमें लेना है एसिड, और इस एसिड के साथ में आपको मिला देना है क्या, एक बेस को। तो जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो पता है क्या बनाते हैं, दो चीजें बनाते हैं। एक बनाते हैं क्या, वाटर, और एक बनाएंगे वो सॉल्ट। बस। तो कहने का मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर एसिड और बेस आपस में कंबाइंड होते हैं तो हमेशा निश्चित तौर पर ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, और इस प्रकार की रिएक्शन कही जाती है मेरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने एक एसिड को एक बेस के साथ मिक्स किया और मेरे को बीच में क्या देखने को मिलता है, एक सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन देखने को मिलता है, जिसको बोलता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या बोलता हूं मैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। यहां पर आप देख पा रहे हो ये क्या बन रहा है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बन रहा है। ये रहा एसिड, ये रहा बेस, जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देखें, एसिड मैंने ले लिया क्या, HCl, बेस ले लिया NaOH, ठीक है। तो यहाँ का Na, यहाँ का Cl मिलकर क्या बना रहा है बेटा, सॉल्ट बना रहा है। ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। और ये OH एंड ये H मिलकर क्या बना रहा है, H2O, जिसे हम बोलते हैं वाटर। अभी यहां पर आपको ना एक चीज देखनी है, क्या देखना है कि भाई मेरे पास में एसिड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक भी हो सकता है, बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वीक भी हो सकता है। जब भी मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करता हूं, अगर मेरे पास में एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ में मिलता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, तो भाई इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा सॉल्ट बनने में। तो सॉल्ट के अंदर जो इफेक्ट होगा वो किसका होगा, एसिड का ज्यादा होगा, तो ऐसा सॉल्ट कहा जाएगा एसिडिक सॉल्ट। बात को समझना, एसिड कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, बेस कैसा था, वीक था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्ट बनने में जो कैरेक्टर आएंगे वो किसके आएंगे, एसिड के आएंगे। वही बात करते हैं कि अगर एसिड कैसा है बेटा, वीक है, और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो बताओ सॉल्ट के अंदर कौन से कैरेक्टर आएंगे, स्ट्रॉन्ग के, यानी स्ट्रॉन्ग ऑन द बेस। तो सॉल्ट कैसा होगा बेटा, बेसिक कैरेक्टर का होगा। अगर मेरे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही मेरे पास में बेस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, प्रॉपर फाइटिंग करके खत्म, तो वहां पर न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर वीक एसिड है और वीक ही बेस है, तो भी ये दोनों आपस में फाइट करके क्या कर देंगे, एक दूसरे को खत्म, यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। तो यहां पर आप बड़े सिंपल सी एक बात समझ जाओगे कि जब भी मैं एसिड और बेस को मिलाऊंगा, अगर दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो सॉल्ट कैसा बनता है, एसिडिक बनता है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो सॉल्ट कौन सा बनता है, बेसिक बनता है। तो बात आती है कि एसिड पानी के अंदर डाले जाने पर, यानी एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। These H पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ये जो H पॉजिटिव आयन है वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। बात को समझना कि व्हेनेवर मेरे पास में कोई एसिड होगा और उस एसिड को मैं पानी के अंदर मिला देता हूं, किसके अंदर मिला देता हूं, पानी के अंदर मिला देता हूं, तो मेरे को वहां पर देखने को मिलता है क्या, H पॉजिटिव आयन देखने को मिलता है। ओके, क्या देखने को मिलता है, H पॉजिटिव आयन। लेकिन H पॉजिटिव आयन ये बेचारा अकेला फील करता है। कैसा फील करता है, ये बहुत अकेला फील करता है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मैं बेस को पानी के साथ मिलाता हूं तो वहां पर मेरे को देखने को मिलता है क्या, वहां देखने को मिलता है OH नेगेटिव। तो भाई यहां पर O भी है H भी है, दो लोग हैं साथ में, बातें कर सकते हैं, अपनी दिल की भावना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये बेचारा एसिड को पानी में डालने पर क्या मिलता है, H पॉजिटिव आयन, जो कि अकेला है। अब ये अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की तलाश करता है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, तो होगा ऐसा कि H पॉजिटिव H2O के साथ में मिल जाता है और बना लेता है क्या, H3O पॉजिटिव। तो ये जो पर्टिकुलर आयन है इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम
आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। यानी H पॉजिटिव कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमेशा वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइंड होकर के एग्जिस्ट करता है, यानी कि हमेशा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द एक्वस सॉल्यूशन। एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव होते हैं क्या? नहीं। क्या मौजूद होता है? हाइड्रोनियम आयन मौजूद होता है। इस बात को समझने का है। ये देखिए HCl है, वाटर में डाला H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन क्या ये H पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट करेगा? नहीं, ये H पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल की तलाश करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव बना देगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब बात करें अगर इसका उल्टा कि भाई बेस को जब मैं पानी के अंदर डालता हूं तो क्या बनाता है वो? मेरे को वो बना के देता है OH नेगेटिव आयन। क्या बना के देता है? OH नेगेटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्सिल आयन। और ये तो पहले से भाई दो लोग हैं इसके साथ में, ये अकेला नहीं है, O भी है H भी है, तो कंफर्टेबल है, कोई टेंशन नहीं, किसी और की इसको आवश्यकता नहीं है, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। ये है OH नेगेटिव का हाल। और ये बेचारा H पॉजिटिव, इसका हाल कैसा है? किसी की तलाश है क्योंकि मैं अकेला हूं। NaOH को जब मैं पानी में डालूंगा क्या बनेगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव इज हाइड्रोक्सिल आयन। नेक्स्ट मेरे को बोला जाता है कि वाटर शुड नॉट बी एडेड टू एसिड फॉर डाइल्यूटिंग इट। ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके ऊपर MCQ तो मिल सकता है, क्वेश्चन भी मिल सकता है कि भाई वाटर को कभी भी एसिड के अंदर नहीं मिलाया जाना चाहिए फॉर डाइल्यूटिंग इट। कारण समझते हैं कि क्यों। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्या बोला मैंने? पानी के साथ में चाहे एसिड को मिलाओ चाहे बेस को मिलाओ, दोनों को मिलाने का जो प्रोसीजर वो कैसा है? हाईली एक्सोथर्मिक, यानी बहुत सारी हीट लिबरेट होती है इन दोनों के कॉम्बिनेशन में। एसिड को पानी में मिलाओ या बेस को पानी में मिलाओ, हाईली एक्सोथर्मिक, यानी बहुत सारी हीट यहां पर रिलीज हो रही होती है। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर एसिड के अंदर पानी ऐड कर दिया जाता है तो हीट जनरेटेड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, ठीक है, एंड कॉज बर्न्स एंड द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट। बात को समझने की कोशिश करिए। क्या होता है कि मैंने अगर आपसे बात किया कि ये मेरे पास में क्या है कि एक ट्यूब ये ले ली, एक ट्यूब ये ले ली, एक ट्यूब के अंदर मैंने भर लिया क्या? पानी, और दूसरे वाले ट्यूब के अंदर क्या ले लिया मैंने? एसिड। अब मैं क्या बोलता हूं कि पानी को एसिड के अंदर मिला दो। क्या? ये रहा एसिड, पानी को एसिड के अंदर मिला दो, तो पता है क्या होने वाला है? यहां पर होने वाली एक रिएक्शन होगी, और वो रिएक्शन कैसी होती है बेटा? हाईली एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन होती है? हाईली एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है रिलीज ऑफ हीट। क्या होता है बेटा? रिलीज ऑफ हीट। तो इस रिएक्शन में पानी और वाटर के मिक्सचर की जो रिएक्शन वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। उस रिएक्शन में क्या निकल रहा होता है बेटा? हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये भाई ने एसिड के अंदर पानी को मिला दिया, उसको हिला रहा है, उसको हिला रहा है। अब देखना क्या होगा, ये स्प्लैशिंग हुई और ये जस्ट बर्निंग हो गई, ग्लास ट्यूब फट गई और इस व्यक्ति का हाथ पूरी तरीके से डैमेज हो, यानी अब ये कभी भी हिला नहीं पाएगा, किसी भी मिक्सचर को मिला नहीं पाएगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि इसके हाथ जल गए। तो फिर भाई डाइल्यूट करने के लिए क्या करा जाए? पानी में मिला नहीं सकता एसिड के अंदर, तो डाइल्यूट करने के लिए मैं क्या करूं? तो भैया डाइल्यूट करने के लिए आपको पानी को एसिड में नहीं मिलाना है, आपको एसिड को बूंद बूंद करके पानी के अंदर मिलाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपने एसिड को डाइल्यूट करना है तो आप एसिड ले लो और पानी लेकर के एसिड को पानी के अंदर डालो, लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके आपको पानी के अंदर एसिड को ड्रॉप करते जाना है। ये प्रॉपर तरीका होगा डाइल्यूट करने का किसी भी एसिड को। तो फॉर डाइल्यूटिंग एन एसिड वी शुड जेंटली मिक्स एसिड इनटू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब बात करेंगे भाई डाइल्यूशन। ये क्या होता है? डाइल्यूशन अल्टीमेटली क्या है कि मेरे पास में चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, क्या बोला हूं मैंने? चाहे मेरे पास में एसिड हो चाहे मेरे पास में बेस हो, इसको जब मैं पानी के साथ में मिक्स कर देता हूं तो क्या होता है? डिक्रीज होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन, यानी H पॉजिटिव आयन या फिर OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम का जो कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर क्या आ जाती है बेटा? कमी आ जाती है, एंड दैट डिक्रीज इज कॉल्ड डाइल्यूशन। यानी अगर मैंने एसिड के साथ में पानी को मिक्स किया, यानी एसिड और पानी को मिक्स किया, तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए था? H पॉजिटिव आयन बनना चाहिए था, बिल्कुल बनेगा, H पॉजिटिव आयन ही बनेगा। लेकिन इसमें मैं फर्दर और पानी मिला देता हूँ,
यानी कि इसको मैं और डाइल्यूट कर देता हूँ एसिड को, तो H पॉजिटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ले लेता हूँ बेस को और बेस के साथ में पानी मिला लेता हूँ, तो मेरे को क्या देखने को मिलता है, OH नेगेटिव देखने को मिलता है। अब इस बेस के अंदर मैं और पानी मिला लेता हूँ, जब मैं एक्स्ट्रा और पानी मिलाऊंगा तो क्या होगा, OH नेगेटिव जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डाइल्यूट करने पर यूनिट वॉल्यूम में H पॉजिटिव आयन या फिर OH नेगेटिव आयन, एसिड के केस में H पॉजिटिव आयन और बेस के केस में OH नेगेटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होता है, कम होता है। अब बात करेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। स्ट्रेंथ मतलब पावर, एसिड और बेस की पावर, शक्ति, क्षमता, क्या पावरफुल कितना है हमारा एसिड या फिर बेस, वो चीज को जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ किसी भी एसिड या बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहां मैं बात किसकी कर रहा हूं बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके द्वारा हम स्ट्रेंथ यानी शक्ति ऑफ द एसिड और बेस जस्टिफाई करते हैं, पता लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं। अब आती है दिमाग में बात, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ये क्या होता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बेटा, ये मिक्सचर होता है सेवरल यानी कई सारे इंडिकेटर्स, ठीक है, जो कि क्या होता है, अलग अलग सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस होंगे, अलग अलग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के साथ में क्या करता है, कलर चेंज करता है। तो इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। चाहे एसिडिक सब्सटेंस हो चाहे बेसिक सब्सटेंस हो, इनके अंदर मैंने आपको बोला कि H पॉजिटिव आयन जरूर मौजूद होता है, ठीक है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों के अंदर H पॉजिटिव आयन जरूर मौजूद होता है। ये कैसे, इसको हम अगले एपिसोड में सीखेंगे, जहां पर मैं पीएच स्केल की आपसे बात करूंगा। पीएच स्केल को जो हम डिटेल में समझ जाएंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों के अंदर ही हम H पॉजिटिव आयन को ही मेन मुद्दा मान के चलते हैं। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, जहां पर हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है। फर्दर जो चीजें हैं वो हम अगले एपिसोड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ मैं VGVS इज साइनिंग ऑफ।